नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे बातचीत करूँगी कि गद्य शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी विधियाँ तथा गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएँ होती हैं। अगर शैली की दृष्टि से बात करें तो भाषा को कई शब्दों में विभाजित किया जाता है। गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि गद्य का संबंध बुद्धि से होता है। निबंध, उपन्यास, कहानी, पत्र तथा समालोचना गद्य के ही भाग हैं। गद्य में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों क्या त्यों प्रस्तुत किया जाता है। 19वीं 20वीं शताब्दी में गद्य प्रगतिशील हुआ और आज हिंदी का गद्य साहित्य पूर्ण विकसित है। नाटक, निबंध, उपन्यास आदि सभी को यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो इसमें पद की भांति लय आदि का विशेष स्थान न होते हुए भी व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि गद्य विराम आदि व्याकरण के नियमों से आबद्ध वह रचना है जिसमें भाव गंभीर हों अथवा न हों, बल्कि उसके माध्यम से विचारों की सफल अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य साहित्य की कसौटी भी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए निबंध को ही चुना करते हैं। गद्य कवि नाम निकषम वदन्ति, अर्थात भाषा का जितना परिष्कृत, प्रांजल और परिनिष्ठित रूप गद्य में मिलता है उतना पद्य में नहीं। कविता में व्याकरण का उल्लंघन पाया जाता है, पर गद्यकार को तो भाषा की शुद्धता, स्वच्छता और उसके व्याकरण सम्मत रूप का सदा ध्यान रखना पड़ता है। अतः भाषा के शुद्ध परिनिष्ठित रूप का ज्ञान गद्य साहित्य के अध्ययन से ही संभव है, क्योंकि गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। साहित्य दर्पण के अनुसार वृत्तम बंधोजितम गद्यजे, अर्थात वृत्त बंधहीन रचना गद्य है। काव्यादर्श के अनुसार अपादः पद संतानो गद्यजे, अर्थात पद समुदाय में गण मात्र आदि के नियम पाद का न होना गद्य है। अंग्रेजी में गद्य को प्रोज कहते हैं। प्रोज की परिभाषा यूँ की गई है कि स्टेट डायरेक्ट अनइंडर्ड स्पीच अथवा लैंग्वेज स्पोकन ऑफ रिटर्न एज एन ऑर्डिनरी यूजेज विदाउट मीटर ऑफ राइम। अरबी में गद्य को नस्त्र या इबारत या नज्म का उल्टा कहा गया है। उर्दू में अरबी के अनुसार ही गद्य को स्पष्ट किया गया है। नाटक दृश्य में गद्य व पद्य श्रव्य काव्य में सम्मिलित किए गए हैं। गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। निबंध, उपन्यास, कहानी आदि में गद्य का महत्वपूर्ण भाग है। गद्य और पद्य में सबसे पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ यह कहना कठिन है। पंडित करुणापति त्रिपाठी का कथन इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि इस भांति नर समाज ने पहले गद्य साहित्य का आविष्कार किया होगा। साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य का स्थान महत्वपूर्ण है। गद्य कवि नाम निकषम वदन्ति के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। काव्य में अलंकार, पिंगल आदि के रूपों में कवियों के समक्ष कुछ मार्गदर्शक तत्व होते हैं, किंतु गद्य में इनका होना आवश्यक नहीं है। गद्य रचना में लेखक स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र होने के नाते उसे बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। काव्य में भाषा संबंधी भूल को यह मानकर स्वीकार कर लिया जाता है कि लय एवं भाव में दृष्टि से व्याकरण पर कवि का ध्यान नहीं गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी हो तो गद्य साहित्य की कसौटी है। भामह ने काव्यालंकार में कहा कि प्रकृत अनाकूल शब्द शब्दार्थ पदवृत्ति। DWU के अनुसार
बौद्धिक कविता बौद्धिक सृजन करती है, गद्य बौद्धिक निर्माण करती है। इस प्रकार किंतु गद्य में लेखक को व्याकरणिक त्रुटि के लिए क्षमा नहीं किया जाता और उससे उसका दोष भी घोषित कर दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख आदि प्रचुर मात्रा में रचे जा रहे हैं। इस विषयों का माध्यम काव्य नहीं हो सकता। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि का माध्यम गद्य ही होता है। गद्य के ही माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से गद्य का शिक्षण भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग बन जाता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य: विद्यार्थियों के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। वर्णों अर्थात किस वर्ण की, किस अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क से लेकर ज्ञ तक कौन से शब्द हैं, तथा क की उत्पत्ति कंठ से हुई है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों से किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होता है, और इसके साथ ही साथ उनके उच्चारण में शुद्धता भी उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य है उनके विचारों, शब्दों, रूढ़ियों, लोकोक्तियों, सुक्तियों, कथाओं के दोष का विस्तार करना। अर्थात जो विद्यार्थी वर्ण बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, अक्षर बोल रहा है, वाक्य बोल रहा है, उसने रूढ़ियों का ध्यान रखा है कि नहीं, लोकोक्तियों को समझा है कि नहीं, सुक्तियों को समझा है कि नहीं, उनको विस्तार पूर्वक उनको बताना। चिंतन में क्रमशः स्पष्टता, संलग्नता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना। जब कोई विद्यार्थी कुछ बोलता है तो वह उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, रूपों की शुद्धता और अशुद्धता समझने की स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना कि जो बोला जा रहा है वह कितना शुद्ध और कितना अशुद्ध है, क्या उसको विद्यार्थी समझ रहा है कि नहीं, तो उसको समझाने का प्रयास करना। सुंदर गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। अच्छे गद्य उपन्यास को, कहानी को, नाटक को पढ़ने की प्रेरणा देना जिससे उनके में शुद्धता आएगी। विद्यार्थियों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधान भाव उत्पन्न करना कि जो विद्यार्थी बोल रहा है वह कितना सही है, कितना गलत है, उसका ध्यान रखना। और गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में विवेक का विकास होता है। जो अगर वो चारित्रिक पाठ का अध्ययन किया है तो उस चरित्रों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका चरित्र चित्रण भी होता है। विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय कराना कि कौन सी लेखन शैली में कौन सी गद्य की रचना होती है, इसका विकास करना। गद्य शिक्षण की विभिन्न विधाएं। सबसे पहली है कहानी। कहानी का मतलब कि कहानी का उद्देश्य मानव जीवन से संबंधित किसी मार्मिक घटना को प्रस्तुत करना, अर्थात आधुनिक गद्य साहित्य की विधा ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कथानकों द्वारा हिंदी साहित्य की शोभा बढ़ाती है। उपन्यास। आधुनिक हिंदी उपन्यास में उपन्यास का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। आज के उपन्यास में सामूहिक और शाश्वत समस्याओं का चित्रण किया जा रहा है। नाटक या एकांकी। एकांकी भी नाट्य साहित्य का ही अंग है, क्योंकि समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एकांकी नाटक को प्रोत्साहन मिला है। नाटक जीवन की संपूर्ण घटनाओं का मंचीय चित्रण होता है, जबकि एकांकी जीवन की एक घटना विशेष से संबंधित होती है। निबंध। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन स्वच्छंदता, सौष्ठव और संबद्धता के साथ किया गया हो। आज विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, भावात्मक अनेक निबंध लिखे जा रहे हैं जो विभिन्न समाज, धर्म के से संबंधित होते हैं। जीवनी। जीवनी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत परिस्थितियों के बीच चित्रण होता है और यह दो प्रकार से चित्रित किया जाता है, आत्मकथा के रूप में या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा। आत्मकथा स्वयं व्यक्ति विशेष रूप से अपने जीवन की परिस्थितियों को लिखता है और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी संबंधी परिस्थितियां वर्णनात्मक रूप में लिखी जाती हैं। संस्मरण। यह भी एक प्रकार की जीवनी का ही रूप है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव खंडों को व्यक्त करता है। रिपोर्ताज।
यह अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से बना है। इसके अंतर्गत लेखक अपनी देखी हुई घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी की तरह वर्णन करता है। रेखाचित्र, यह किसी घटना अथवा दृश्य का लेखनी की सहायता से शब्द चित्र का साकार रूप देना रेखाचित्र कहलाता है। यह निबंध और कहानी का मिला जुला रूप होता है, जिसमें लेखक शब्दों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को संजीव कर देता है। समालोचना, समालोचना के माध्यम से लेखक अपनी किसी रचना का मूल्यांकन करता है, अर्थात गुण दोषों का वर्णन करता है। हिंदी साहित्य की विधियाँ। सबसे भी पहली विधि है अर्थबोध प्रणाली। यह गद्य शिक्षण की परंपरागत विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक पुस्तक हाथ में लेकर गद्य का मौखिक पठन करता है, साथ में गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताता है। जहाँ आवश्यक होता है वहाँ भावों को भी स्पष्ट करता है। स्पष्ट करने के लिए वह अनेक उदाहरणों का भी प्रयोग करता है। इस विधि में अध्यापक सर्वाधिक क्रियाशील होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता की भांति निभाते हैं। विद्यार्थियों को न तो सोचने का अवसर मिलता है, न ही अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। व्याख्या विधि, इस विधि में शिक्षक पाठ को मौखिक रूप से पढ़ाता है। पठन के पश्चात शब्दों व भावों की व्याख्या करता है। गद्यांश का सरल अर्थ बताता है। पाठ में प्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग आदि की व्याख्या भी करता है। विश्लेषण विधि, व्याख्या विधि द्वारा विश्लेषण भी किया जाता है, परंतु इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर का सहारा लेता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। समीक्षा विधि, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों द्वारा भाषाई कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वाचन विधि, वाचन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने की लिखित रचना को पढ़कर समझने की शिक्षा दी जाती है। वाचन सस्वर भी होता है और मौन वाचन भी होता है। व्याख्या विधि, इस विधि के द्वारा अध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और वाक्यों की व्याख्या करता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को उदाहरणों के माध्यम से उसका अर्थ भी स्पष्ट करता है। उद्बोधन विधि, इस विधि में कठिन शब्द का अर्थ सीधा न बताकर विभिन्न विधियों के प्रयोग से समझाया जाता है। इसके लिए शिक्षक किसी विषय वस्तु को दिखाकर संकेत करता है, जैसे शंख है, गदा है, चक्र है, कोई प्रत्यक्ष वस्तु है, इसीलिए इसे उद्बोधन विधि कहते हैं। प्रवचन विधि, इस विधि में यह विधि प्राचीन विधि है, अर्थात किसी भी पाठ को कहानी कथन के माध्यम से बताकर उसको समझाना। स्पष्टीकरण विधि, यह विधि उद्बोधित व प्रवचन विधि का ही स्पष्ट रूप है। इसमें किसी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा किस शब्द का विलोम क्या है, उसको विस्तार पूर्वक बताना। विचार विश्लेषण विधि, यह पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, विचार ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। धन्यवाद।